indirect transmission. The pathogen of certain disease reach the human body through some intermediate agent. It can take place by various means. Which are as follows. फर्स्ट पॉइंट है बाय वेक्टर. हाउ cockroach which take up the pathogen from the reservoir of infection, pass it to healthy person. सर आपका क्यों बोलो, नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? सर आपका वीडियो सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर आ रहा है लेकिन सर ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है? यस सर. एक सेकंड. ठीक है, अब देखो. नो सर, आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है. अरे यार, नो सर दिखाई नहीं दे रहा. आज नेटवर्क पता नहीं, जियो का सवेरे से प्रॉब्लम चल रहा है. एक सेकंड रुको, हम फिर से रिकनेक्ट होते हैं. ठीक है, एक सेकंड.
देखो क्लियर आ रहा है? नो नो सर। सर। अभी भी प्रॉब्लम है? क्या सर किया आपका जाए? वीडियो भी रुक रहा है सर। वीडियो भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? देखो तो। यस सर। यस सर। रुको 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 रुको। रुको जी एक सेकंड। ठीक आ रहा है? देखो तो। यस सर अब ठीक है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है ठीक। एक सेकंड। हम्म। देखो इसको नोट करो।
हो गया। हो गया सबका? हेलो, यस सर, हो गया। हो गया ना? ठीक। सर हाँ बोलो। सर वाटर बॉर्न का लास्ट में क्या लिखा है? With microbes, disease also spread through contaminated with microbes. Through, सॉरी वाटर होगा जी, थ्रू वाटर, थ्रू वाटर कंटामिनेटेड विथ माइक्रोब्स, एग्जांपल कॉलरा, टाइफाइड, ये सब का जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड वाटर के इनटेक करने से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट बॉर्न। Many disease are transmitted through the use of contaminated articles.
such as towel, toys, utensils, hand kerchief, etc. ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। हो गया सर नोट। हो गया सर। सबका हो गया? नो सर। करो करो, जल्दी जल्दी करो। आज हम लोग का टाइम ऐसा भी नेट वगैरह में ज्यादा चला गया। सर कहाँ अरे यही है। कहाँ जाएंगे? सर? हो गया? हाँ बोलो। हो गया नोट। सर जो टेस्ट में क्वेश्चन सब आता है ना बायोलॉजी का, हाँ तो सर क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करिए ना क्लास में। हाँ ठीक है, करो। हम मना कब किए? तो मना तो नहीं किए। तो सर ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का जो आएगा ना हाँ क्वेश्चन, हाँ तो सर हाँ, नेक्स्ट क्या है इसी का? ठीक है, इसी टेस्ट का हम मंगवा लेते हैं। ठीक है ना, हम पूरा डिटेल नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही टेस्ट डिस्कशन कर रखते हैं। और क्या, टेस्ट ओके डिस्कशन भी सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन मान लो कुछ समझ में नहीं आया, कैसे उसको आंसर करना है, कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा होगा अभी तो ना। ठीक है। यस सर। हाँ, तो उस केस में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे, तो वो चीज ठीक है, वो अच्छा बात है। ठीक है, तुम लोग डाउट वगैरह क्यों नहीं पूछते? एकदम आराम से पूछ सका, क्लास में ही पूछो, वो ज्यादा अच्छा है। इसको हम इरेज कर दें? हो गया? मिटा दे सबका? यस सर। यस सर, हो गया यस सर। ठीक है, चलो। कंप्लीटेड सर। हाँ, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एड्स, जो एक डिजीज है, फैटल डिजीज बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डेडली डिजीज। ठीक है, क्योंकि इसके हो जाने के बाद से जो पेशेंट है वो बच नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे, क्या इसका मैकेनिज्म है, ये हम लोग को मतलब समझना है। तो सबसे फर्स्ट में एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलो बताओ, यहाँ पे ये डिजीज है तो सिंड्रोम क्यों लिखा गया है? बताओ, सिंड्रोम क्यों लिखा गया है? बोल सकता था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, बट यहाँ सिंड्रोम लिखा है। क्यों लिखा है सिंड्रोम? ठीक है, कोई आंसर दो। सिंड्रोम मतलब क्या होता हैं? वही तो हम है? पूछ रहे हैं कि सिंड्रोम का मतलब क्या होगा यहाँ पे। जो इस डिजीज में डिजीज ना लिख के हम लोग लिख, आई मीन जो इसका फुल फॉर्म है वो सिंड्रोम लिखा गया है। ठीक है, क्यों ऐसा है बताओ। ठीक है, इसके बारे में सिंड्रोम एंड डिजीज में क्या डिफरेंसेस है, ये चीज हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, बताओ। किसी को कुछ अगर इसके बारे में आइडिया है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। किसी को कुछ आइडिया नहीं है? देखो, सिंड्रोम को बोलते हैं सर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सही बोले, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज। क्या लिखते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीज। समझ में? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ डिजीज मतलब कि अगर कोई भी बीमारी में सिंड्रोम लगता है, मतलब उस बीमारी में एक से ज्यादा डिजीज हो सकता है।
ठीक है, ऐसा क्यों? एक्चुअली में एड्स जो है एक इम्यूनोडिफिशियंसी क्यों लिखा गया है, क्योंकि एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है, वो है HIV। ये ग्रुप है, HIV ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछ दे कि HIV तो ग्रुप है, बट इसमें एग्जैक्टली कौन ऐसा पॉजिटिव एजेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया, उसी तरह एड्स HIV करता है, कौन सा HIV वायरस है, तो वो है तुम्हारा रेट्रो वायरस। जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव पैथोजन है, या फिर हम सिंपल लिखते हैं पैथोजन, तो वो कौन है? रेट्रो वायरस। ठीक है, एक्चुअली में ये वायरस जब ह्यूमन के सेल में इंटर करता है, सॉरी ह्यूमन के बॉडी में जब इंटर करता है, तो बॉडी में WBCs प्रेजेंट है। WBCs का फुल फॉर्म होता है वाइट वाइट ब्लड सेल्स। और इस WBC में एक ऐसा सेल है जो इसका टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स का काम होता है बॉडी का में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ये क्या करता है? हेल्प इन किल द माइक्रोब्स। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स को किल करने में ये जो एंटीबॉडी है ये काम करता है। अब एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अभी देखो पैंडेमिक जितना चल रहा है, क्या बोलता है? अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए, मतलब एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर वो पैथोजन बॉडी के अंदर में जाता है, वो वायरस जाता है, तो उससे हमारा बॉडी लड़ सके और हमारे कोई इफेक्ट ना हो के उसको मार दे। ठीक है, तो सोचो कि जिस बॉडी का मतलब बॉडी का वो पार्ट जो एंटीबॉडी बनाता है या बॉडी को डिफेंस या फिर डिफेंड करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से, अगर वही पार्ट डैमेज हो जाए तो क्या होगा? तो होगा क्या कि अगर डैमेज हो गया तो बॉडी में कोई भी इंफेक्शन जाएगा, कोई भी डिजीज जाएगा, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जाएगा, वो बॉडी को इफेक्ट करेगा ही करेगा, जिससे जो बॉडी है वो ज्यादा और ज्यादा बीमारी या फिर डिजीज का एक बोल सकते हो सेंटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो वायरस होता है WBC के उसी सेल को डिस्ट्रॉय करता है जो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, और वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी को डिफेंड करता है। मतलब अगर वायरस ये सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सेल का काम क्या था? एंटीबॉडी को बनाना, और एंटीबॉडी का जो फंक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ये किसी भी पर्सन का, आई मीन ह्यूमन बॉडी का, अगर ये वायरस अटैक हो जाता है तो उस बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि उस इम्यून सिस्टम को बनाने वाला जो सेल वगैरह है उसको डायरेक्टली वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, वो खराब कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलता है कि ये फैटल है, ये डेडली है। इसीलिए इसका जो अब बोल सकते हैं रिजल्ट जो है, नहीं बोले कि हाँ इनिशियली में बताए ना कि अगर कोई पर्सन को या जिस पर्सन में ये डिजीज है, एड्स हो गया है, वो अल्टीमेटली वो एक टाइम के बाद मर ही जाएगा, क्योंकि उसमें जितना भी हार्मफुल अटैक करेगा उससे वो लड़ नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस बात है बीमारी से आदमी तो मर ही जाता है। तो यही चीज होता है इसमें। अब इससे इसका कुछ हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम 1981 में यूएसए में मिला था, वहां से फिर स्प्रेड होते 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 वो 1985 में इंडिया में दिखा, और फिर वो धीरे धीरे वो स्प्रेड हो गया पूरे ऑल ओवर, मतलब कि वर्ल्ड बोल सकते हो। ठीक है, देखो इसका जो सबसे बड़ा जो मतलब इन्फेक्शन का या स्प्रेडिंग का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी बॉडी टू बॉडी
उस बॉन्ड, मान लिया गया कोई एक पर्सन है वो इन्फेक्टेड है और कोई एक पर्सन हेल्दी है, अगर वो साथ में है तो उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। हाथ मिलाओ, फिर खाना साथ में खाओ, सोना उठना सब काम मतलब साथ में करने से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फेक्टेड पर्सन का फ्लूइड अगर ट्रांसफर हो गया, या सिंपल अगर हम बात करें कि अगर ब्लड ट्रांसफर हो जाता है एक हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी मेल में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा, फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन दो तरीके हो सकता है, एक इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू और दूसरा होता है गैमेट के थ्रू। मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट में जब कोई दो मतलब बोल सकते हो फीमेल एंड मेल दो जब सेक्सुअली कांटेक्ट होता है तो सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू ये फैल जाएगा, क्योंकि गैमेट आई मीन मेल बॉडी का जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो उस फ्लूइड के थ्रू भी वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब सिंपल सा चीज है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और हेल्दी पर्सन है, जब तक उस दोनों के बीच में कोई भी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो या अगर सेक्सुअल कांटेक्ट से गैमेट का ट्रांसफर हो। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा ब्लड फ्यूजन, तीसरा ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड फ्यूजन। मतलब फ्यूजन मतलब अगर किसी हेल्दी पर्सन में कोई इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड को लेकर इंट्रोड्यूस कर दिया तो हो जाएगा। तीसरा होता है मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। ये तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन है कि ये कैसा फैलता है। तीसरा रीजन क्या है, ये मदर टू बेबी ये फैलता है, ठीक है, ये तीसरा है। और चौथा होता है थ्रू इन्फेक्टेड निडल। मान लिया जाए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको एक निडल यूज किया गया उसके बॉडी में, या फिर इंजेक्शन देना हो या फिर उससे ब्लड निकालना हो या जो भी हो, वो निडल अगर किसी हेल्दी पर्सन में भी यूज कर लिया गया हो, चाहे वो रीजन जो भी है, तो उसमें भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए इस चीज से प्रिकॉशन के लिए गवर्नमेंट जो होता है वो डिस्पोजल, जो हम लोग देखते हैं इंजेक्शन का जो डिस्पोजेबल आ चुका है, वो उसको बोलता है कि यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। इसीलिए वो बहुत ही सस्ता है, आई मीन 3, 4, 5 रुपए में हमारा मिल जाता। पहले ऐसा नहीं था। जब HIV इस तरह से स्प्रेडिंग होना चाहा तो इसका मेन रीजन देखा कि ये कैसे फैलता है, तो सबसे बड़ा रीजन जो था वो एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटा, मदर टू बेबी प्लेसेंटा के थ्रू चला गया। लेकिन इसका मेन एक और जो बताया कि निडल का इन्फेक्शन, तो गवर्नमेंट क्या की नहीं, डिस्पोजल ही यूज किया करें कि कोई एक बार इंजेक्शन चाहे किसी चीज में है। कभी कभी देखना पहले क्या होता था कि कंपाउंडर्स या जो भी है क्या करते थे, एक बच्चे को वैक्सीन दिए और उसी निडल को यूज करके दूसरे को दे दिए, उसी को सिरिंज का यूज हुआ दूसरे पर्सन में, आई मीन दूसरे बेबी को दे दिया गया। इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब ये फैल सकता है, मान लिया उस बच्चे में है और उस बच्चे से दूसरे हेल्दी बच्चे में जा भी सकता है जो उसको यूज किया। उसके बाद दूसरा एक और रीजन क्या आया है कि जो ड्रग्स लेते हैं जो पर्सन इंटरवेनेशली, आई मीन इंजेक्ट करके जो बॉडी के अंदर में डालते हैं, उसमें भी ये केस तो मिलेगा ही। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो HIV पॉजिटिव है, वो इंटरवेशनल ड्रग्स लिया, वही निडिल कोई दूसरा भी लेके अगर उस पर इंटरवेशनल ड्रग्स लेता है, तो यहाँ पे भी चांसेस होता है कि वो HIV जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो ट्रांसमिशन है मोड का वो 4 है, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटा टू आई मीन मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा एंड चौथा होता है थ्रू निडल। इसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे बोलते हैं रेजर वगैरह सिंगल यूज करना चाहिए, ब्लेड वगैरह सिंगल यूज करना चाहिए, क्योंकि मान लिया जाए कोई पर्सन है वो सेविंग कर रहा है, वो ब्लेड से अगर मान लिया जाए कि कभी कट वट गया, उसका ब्लड जो है वो चला गया किसमें, ब्लेड में, ठीक है, और फिर उसी ब्लेड को फिर कहीं और किसी और अदर पर्सन के लिए सेविंग के लिए यूज कर दिया, वहां पे भी है। बहुत कुछ है,
बट हाँ एक चीज है, जब तक फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है या फिर एड्स पेशेंट है, उसके साथ रहना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, खेलना कूदना जो भी है वो सब कोई नॉर्मल कर सकता है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का फैलने का कोई भी उम्मीद नहीं रहता, या फिर एकदम नेग्लिजेंसी फैलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि फैल नेग्लिजेंसी का होता ही नहीं है, सिंपल है, ये चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए एड्स क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट इज HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और उसका जो पैथोजन है वो है कौन है, रेट्रोवायरस। इसका दूसरा चीज हम लोग पढ़े कि मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। तो मोड ऑफ स्प्रेड में 4 है, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और मदर टू बेबी, एंड चौथा इन्फेक्टेड निडल। अब देखो एक्चुअली में जो ये वायरस होता है इसका क्या स्ट्रक्चर है जो कि इतना जल्दी ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज समझना है, समझे। इसको नोट करना है तो कर लो, क्योंकि ये समझाए हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करके हमको जल्दी से रिप्लाई करो, सर हो गया। सर बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म सर जो हम लोग का इम्यूनिटी है उसमें कौन हाँ। सा सेल होता है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है अदर वायरस से? गुड। लिम्फोसाइट्स का एक्चुअली में 2 सेल है, T सेल एंड B सेल। तो T सेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई भी, ऐसा नहीं जरूरी वायरल ही हो, कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट ये T सेल बनाता ही है, और वही T सेल एंटीबॉडी बनाता है। इवन की कोविड का जब GKGS कुछ होता है ना, तो उसमें देखना पूछता है कि कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, कौन सा सेल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बोला जाता है T सेल, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी वायरल हो या बैक्टीरियल हो या कोई भी पैथोजन हो, उसके लिए T सेल रिस्पॉन्सिबल अगर एंटीबॉडी की बात होती है, ठीक है। क्योंकि देखो WBC जो है ना, WBC का फिर पांच सेल है, वो हम तुमको बता देते हैं अभी कि ये कैसे कैसे काम करता है। क्योंकि WBC सेल एक ऐसा सेल है जो बॉडी का एक तरह का डिफेंस सिस्टम या बोलते सोल्जर ऑफ द बॉडी, मतलब ये हम लोग को हर एक से बचाता है। हम तो WBC का एक लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा ये और 4 टाइप का, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हम लोग को जो हार्म करता है उससे वो बचाता है, ठीक है। नोट करो, ये HIV वाला खत्म हो जाता है सारा, तो फिर हम उसका WBC का पूरा हम पढ़ा देंगे डिटेल से कि कितना सेल है, क्या है, सबका क्या काम है। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस सर। चलो अब हम लोग इसका जो है अब हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई मीन कि वायरस का ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो कि इतना जल्दी ये रेप्लिकेट करता है, और सबसे इसका जो मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब कोई भी डिजीज, अगर डिजीज्ड पैथोजन या भी सिंपल पैथोजन अगर जाएगा तो उसका जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद वो अपना सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलो तुमको हम अभी के ही केस में बताते हैं। देखना, बोला जाता है कि अगर किसी को कोई हल्का फल्का भी लक्षण है तो 14 डे उसको क्वारंटीन किया जाए। 14 डे क्वारंटीन क्यों किया जाता है, क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि अगर 7 से 8 या 10 दिन तक में अगर ये लक्षण दिखा देता है तो फिर ये कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं।
जरूरी नहीं है कि यहाँ होगा, क्योंकि कॉमन फ्लू जो होता है उसका भी सिम्टम्स जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस ही है, कोविड वायरस ही है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए इसमें कोविड में क्या कहता है कि पूरा ठंड वाला इसका फीवर आएगा, कॉमन कोल्ड में भी होता है, फ्लू में भी होता है, स्नीजिंग होता है इसमें भी। ठीक है, तो ये सब चीज जो कॉमन है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज है। और कहीं कहीं पे तो देखा गया कि बहुत लेट से होता है, तो मैक्सिमम 28 डेज तक तो उसको मतलब दिख ही जाएगा, अगर होगा तो दिख ही जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे कॉमन क्या देखा गया, 9-10 दिन में इसका जो भी सिम्टम्स वगैरह है वो दिख जाता है, तो वही बोलता है क्वारंटीन हो जाइए अगर लक्षण है तो, चाहे वो फ्लू का या कुछ भी। अगर फ्लू है तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अगर वो कोविड है तो उसका फिर वही जो बोलता है कि सांस लेने में तकलीफ होना, या और जो चीज है माथा वगैरह जो है वो हल्का ज्यादा पेन वगैरह करना हो जाता है। मेनली क्या है कि सांस में तकलीफ, अगर सांस में तकलीफ हो रहा है मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन पे है। बाकी नॉर्मल जो है ये ठीक हो जाता है अगर हम इसका रूटीन वे में फॉलो करें। रूटीन वे में फॉलो क्या करना, बस वही है, 3-4 टाइम गर्म पानी पीजिए, गार्गलिंग कीजिए, विटामिन सी विटामिन ई जो कंटेन फूड है उसको लिया कीजिए, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में लीजिए। यही सब कुछ कुछ चीज है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि एंटीवायरल टैबलेट्स जो है वो खिलाया जाता है। देखो एंटीवायरल टैबलेट्स खिलाने का मतलब ये है कि ये जो वायरस है ये अपना जो मैकेनिज्म है या जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको स्लो डाउन करेगा, ऐसा नहीं खत्म कर देगा। अगर खत्म कर दे तब तो वैक्सीन का कोई जरूरत ही नहीं है। खत्म करने का मतलब है कि दवाई खिलाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया और वो बहुत दिन तक रह गया, तो होगा ही नहीं। बट वैक्सीन का काम भी यही होता है कि एक बार एडमिनिस्ट्रेट हो गया बॉडी में तो बहुत सालों तक उसका एंटीबॉडी बना के रख लेता है, और जब भी वो वायरस या फिर जो भी वो पैथोजन है वो अगर वैक्सीन हो गया तो ऑटोमेटिक है कि इम्यून सिस्टम वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काम ही होता है एक पर्टिकुलर डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखना। ऐसे भी जो वैक्सीनेशन दिलाया जाता है बच्चे लोगों को, देखे होंगे कि बच्चे को वैक्सीनेशन कराना क्यों, जो डिजीज है जैसे हेपेटाइटिस बी है, टाइफाइड है, सबका बीसीजी वगैरह जो भी देखते हैं सबका वैक्सीन तैयार किया गया और दिया। जैसे पोलियो वायरस, पोलियो का तो वैक्सीन 100% सक्सेसफुली है इसलिए। और पोलियो का जो वायरस का अटैकिंग होता है वो मात्र 0 to 3 years के बच्चों में होता है, मतलब जन्म लेने से 3 साल के बीच में। तो उस जैसे ही जन्म कोई बच्चा लेता है तुरंत पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायरस कभी भी अटैक कर सकता है, तो अब उससे कर देगा तो लिम्स वगैरह क्या हो जाएगा, थोड़ा वो बैंड कर जाता है। तो हम क्यों ना प्रिकॉशन ले भाई, हम पहले वैक्सीन डाल देंगे। तो बच्चे का जन्म के आधे घंटे 45 मिनट के अंदर में वैक्सीन वो ड्रॉप डला देने से बच्चा 100% सिक्योर हो चुका है कि पोलियो वायरस नहीं होगा, मतलब वो इतना ज्यादा सटीक उसका रिजल्ट आया है। सो ये चीज है। तो हम लोग आगे जो है पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे जो देखेंगे कि एचआईवी या फिर रेट्रोवायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, वो कैसे इतना जल्दी रेप्लिकेट कर जाता है, या नंबर ऑफ मतलब अपना ऑफस्प्रिंग है या फिर जो पॉपुलेशन बोलते हैं वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है, वो सारे सेल्स को वगैरह जो होता है उसको क्या करता है, वो इन्फेक्ट कर देता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात बोले कि हाँ इस स्टेज में इस टाइम के बाद ये अपना सिम्टम्स दिखाएगा, तो एड्स का जो ये मतलब एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 12 ईयर के बाद होता है। मतलब सोचो कि अगर किसी पर्सन में एचआईवी वायरस एंटर कर गया है तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि हाँ इसमें एचआईवी वायरस है, तब तक तो बॉडी का पूरी सिस्टम खत्म, अब उसको बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ थेरेपी देते हैं जिसके कारण कुछ दिन तक, अगर मान लिया कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है वो 5 साल में मरने वाला, तो हो सकता है 2 7 साल 8 साल तक वो और रहे उस दवाई के होने से, जिसको एआरटी बोलते हैं, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये चीज होता है। एक सेकंड।
सब ठीक ठाक। हाल चाल कैसे? अपन देख। नोट करो इसको। कर लिया सर। हो गया। यस इसका लेबल भी है, एक सेकंड। ये है टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये है लिपिड बाइलेयर। ये है स्पाइक्स। और ये दोनों प्रोटीन कोट। चलो इसको नोट करो, ये इसका लेवल है।
कर लिया सर नोट। हो गया? यस सर। सबका हो गया? मिटाए? नो यस सर। सर। ऐसे कर लो। हो गया सर। हो गया? चलो, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एंड HIV वगैरह हम लिख ही दिए हैं, डायरेक्टली हम इसका लिखते हैं। इट अटैक द WBCs of blood and reduce person. नेक्स्ट पॉइंट है एड्स स्प्रेड थ्रू। फर्स्ट में सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड विथ HIV, मदर टू बेबी थ्रू प्लासेंटा। एंड चौथा है यूज ऑफ HIV infected needle for injection। ये 4 पॉइंट है। और एक 5 है HIV, यहीं पे लिखते हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग। दोनों से हो सकता है, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट फीडिंग दोनों से जा सकता है बेबी में। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। सर प्लेसेंटा मतलब? प्लेसेंटा मतलब एक तरह का कनेक्शन होता है, ठीक है। बेबी टू मदर के बीच में कनेक्ट कौन करेगा, तो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचाता है वो प्लेसेंटा। तो वहां पे भी वो उसके थ्रू वो बेबी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। मतलब जब बेबी डेवलप होता है, मतलब इन फीमेल बॉडी जब बेबी मदर के पेट में होगा तो वहां से कनेक्शन जुड़ता है। तो कनेक्शन कैसे जुटेगा, कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा, तो उसी स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोलते हैं। जो बेबी टू मदर जो है वो कनेक्ट करके रखता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। बस इसीलिए बोलता है प्लेसेंटा।
हो गया? यस सर। चलो अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करो, क्योर क्योर से ज्यादा अच्छा होता है। मतलब कि सिंपल है, जिस चीज से फैलता है हम वो चीज ही नहीं होने देंगे तो फैलेगा क्यों, ट्रांसमिट क्यों करेगा, वही होता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन ऑफ हिट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है people should be educated about its। दूसरा पॉइंट है only disposable needle and syringe could be used तीसरा, before receiving blood it must be screened from for HIV। avoid multiple sex prevent multiple sexual partner to sex। अवॉइड ही होगा, मल्टीपल क्या होगा, अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। I mean, इस चीज को ये अवॉइड करना चाहिए बस, ठीक है, यही इसका। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एड्स डज नॉट spread through casual contact, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है, नोट कर लो। कर लिए सर। हो गया? यस सर। ठीक है, बस तुम्हारे ये एड्स का ये खत्म हो गया। इसका दो चीज जरूर याद कर लेना, जो चीज लिखवाए हैं, मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक
खत्म हुआ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो टिश्यू एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। तो मैनिफेस्टेशन में हम लोग को ये देखना है कि जो कोई भी पैथोजन अगर इंटर करता है तो कैसे करता है और वो किसको, टिश्यू को इफेक्ट करता है या ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ये चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर आगे का जो है प्रोसीड करेंगे। टॉपिक है बस यही है कि टिश्यू एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आई थिंक जहां देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आज के क्लास को लेकर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। नहीं ना, नहीं डाउट है किसी को ना? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। ठीक है।